हेलो स्टूडेंट्स, एक फुल रिवीजन कर लेते हैं इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का। कंप्लीट चैप्टर फुल रिवीजन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। देख लो, ये मैंने चैप्टर तुम लोगों को करवा दिया। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सबसे पहले कॉन्सेप्ट नंबर 1 में क्या करवाया था? मीनिंग ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इज व्हाट? इन्वेस्टमेंट इन लैंड, बिल्डिंग और बोथ। लेकिन फॉर व्हाट पर्पस? नंबर 1 फॉर अर्निंग रेंटल्स एंड नंबर 2 फॉर अर्निंग कैपिटल एप्रिसिएशन इन लॉन्ग टर्म। लॉन्ग टर्म का मतलब है मोर देन 1 ईयर। लिखा एज पर द प्रोविजंस ऑफ इंडियाज 40 प्रॉपर्टी मीन्स इन्वेस्टमेंट्स इन लैंड, बिल्डिंग और बोथ, बट इट शुड बी हेल्ड फॉर अर्निंग रेंटल्स और फॉर लॉन्ग टर्म एप्रिसिएशन। फिर मैंने तुमको एग्जाम्पल्स दिए थे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। देख लो, ये रहे मेरे एग्जाम्पल्स इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी के। वेदांता एकेडमी, शर्मा सर रिसीव्ड फीस ऑफ 2 crore फ्रॉम सेलिंग गूगल ड्राइव लेक्चर्स, और वो मैंने इन्वेस्ट कर दिया फ्लैट में, और वो फ्लैट लेट आउट किसको कर दिया? ऑन रेंटल्स टू एनीवन। इंडिविजुअल भी हो सकता है, कंपनी भी हो सकती है, और ये इन्वेस्टमेंट्स जो है रेंट कमाने के लिए। सो दिस इज नथिंग बट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इंडियाज 40 में ये कवर होगा। मैंने एक शॉप परचेज की। कहाँ पे शॉप परचेज की? इन ऑर्बिट मॉल में, और वो दे दी मैंने मैकडोनल्ड्स को रेंट पे दे दी। देख लो, ये लो, मैकडोनल्ड्स को रेंट पे दे दी। यहाँ पे भी मेरा इंटेंशन रेंट कमाना, ये भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने परचेज की ज़मीन, 10 एकड़ ज़मीन खरीदी, और उसके छोटे छोटे प्लॉट्स कट किए। उनको आज नहीं बेचूंगा, जिस दिन भाव आएगा उस दिन बेचूंगा। जिस दिन मार्केट में उसकी रेट बढ़ जाएगी, प्राइस बढ़ जाएगी, उस दिन बेचूंगा। तब तक मैं उसको हेल्ड कर रहा हूँ। फॉर व्हाट पर्पस? फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन। सो दिस इज अगेन इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मैंने परचेज किया है प्लॉट, और वो परचेज करके मैं उसको बेचूंगा। लेकिन कब बेचूंगा? भाव बढ़ने पे। कोई पीस में कटने की, अभी प्लॉट ही खरीदा और कैपिटल एप्रिसिएशन होने पे बेचूंगा। ये सारे एग्जांपल्स में क्या, या तो रेंट कमा रहा हूँ या कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए वेट कर रहा हूँ। फिर मैंने फ्लैट परचेज किया और उसको रेंट पे दे दिया, और मैं रेंट पे तभी तक ही दे रहा हूँ जब तक उसका भाव नहीं बढ़े। जब भाव बढ़ेगा उसके बाद रेंट पे नहीं दूंगा, बेच दूंगा। तो यहाँ तो दोनों ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो रहे हैं। मैं रेंट भी कमाऊंगा प्लस एप्रिसिएशन भी। सो इट विल बी सोल्ड ओनली व्हेन द प्राइस विल राइज। तो ये सब क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। नहीं तो और क्या, ये सब पे इंडियाज 40 इज एप्लीकेबल। दूसरे लैंड एंड बिल्डिंग, दूसरे केसेस भी है लैंड एंड बिल्डिंग के, लेकिन वो वहाँ पे इंडियाज 40 अप्लाई नहीं होगा। अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग मैं मेरे खुद के बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ, ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओन बिजनेस, तो वहाँ पे इंडिया 16 अप्लाई होगा। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इंडियाज 40 अप्लाई नहीं होगा। अगर मैं बिल्डर हूँ और मैं प्रॉपर्टी परचेज करके रीसेल कर रहा हूँ, और रीसेल नहीं करी है, मेरे पास पड़ी है, तो वो इन्वेंट्री है, उस पर इंडियाज 40 नहीं, बिकॉज वो मेरे रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस है। मेरा ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में मैं परचेज करके रीसेल करता हूँ। तो ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में अगर कोई आइटम और कमोडिटी अगर बेचनी है तो वो इन्वेंट्री मानी जाएगी, और उस पर इंडियाज 2 एप्लीकेबल है। फिर अगर मैं किसी और के लिए बिल्डिंग बना रहा हूँ, किसी और के लिए अगर बिल्डिंग बना के मैं बेच रहा हूँ, तो मैं कंस्ट्रक्शन का काम कर रहा हूँ, उसके लिए मेरे को कॉन्ट्रैक्ट प्राइस मिलेगा, तो मैं तो कॉन्ट्रैक्टर माना जाऊँगा, और यहाँ पे इंडियाज 115 एप्लीकेबल होगा। कोई इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी थोड़ी है, मेरी थोड़ी है। फिर अगर कोई फैक्ट्री बिल्डिंग है, पुरानी फैक्ट्री बिल्डिंग को मैं अगर बेचना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने नई फैक्ट्री बिल्डिंग बना ली है, और जो हालत है उसी हालत में बेचना चाहता हूँ, कोई उस पर काम करा के एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए मेरे को, जो कंडीशन है सेम टू सेम कंडीशन में बेचूंगा, तो वहाँ पे इंडियाज 40 नहीं, इंडियाज 105 नॉन करंट एसेट्स हेल्ड फॉर सेल, दिस स्टैंडर्ड इज एप्लीकेबल। ये सब एग्जांपल्स दिए थे मैंने तुम लोगों को, ये सारे एग्जांपल्स दिए थे। लेकिन फिर 3 मेन पॉइंट डिस्कस किया था। क्या मेन पॉइंट? अगर कोई प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी है जिसको मैं आज यूज़ नहीं कर रहा हूँ, कोई प्रॉपर्टी वेकेंट पड़ी है, मैंने रेंट पे नहीं दिया, लेकिन मैं प्रॉपर अप्रोप्रिएट टेनेंट ढूंढ रहा हूँ कि मेरे को फैमिली पर्सन चाहिए, कोई इंडिविजुअल नहीं चाहिए, तो जब तक प्रॉपर्टी खाली पड़ी रहेगी तब तक भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही क्लासीफाई होगी। बिकॉज यहाँ पे मैंने क्लियरली बोला हुआ है, इट कैन बी सेड दैट actual rental income is not necessary, but intention of earning rentals is only required. खाली इंटेंशन ऑफ अर्निंग रेंटल्स इज ओनली रिक्वायर्ड। अगर मेरा इंटेंशन भी है रेंट कमाना, तो भी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सो कुछ दिनों के लिए प्रॉपर्टी खाली रहेगी तो क्लासिफिकेशन चेंज नहीं हो जाएगा उसका।
अगर कोई प्रॉपर्टी मैंने परचेज की और उसका यूज अनडिटरमाइंड है तो मैं यही मानूंगा वो मैंने कैपिटल एप्रिसिएशन के लिए खरीदी। क्या यूज करूंगा मालूम नहीं, तो मैंने इसीलिए खरीदा होगा, मैंने जमीन खरीद के रखी है, बिल्डिंग खरीद रखी है, क्यों? अरे भाव बढ़ेगा आज नहीं तो कल, कुछ देके ही जाएगी, कुछ एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। सो वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है। सो इफ एनी लैंड और बिल्डिंग इज हेल्ड फॉर अनडिटरमाइंड यूज देन इट विल बी कंसिडर्ड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। हम उसको इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी ही मानेंगे। और अगर कोई लैंड एंड बिल्डिंग मैंने मेरे स्टाफ को एकोमोडेशन के लिए दी है, स्टाफ को, एम्प्लॉयज़ को, डायरेक्टर्स को, तो ये मैं मेरे बिजनेस के लिए यूज़ कर रहा हूँ ताकि मेरा बिजनेस स्मूथली चले। तो यहाँ पे इंडियाज़ 40 एप्लीकेबल नहीं है, यहाँ पे इंडियाज़ 16, क्योंकि यहाँ पे ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज्ड फॉर स्मूथ कंडक्ट ऑफ ओन बिजनेस है। तो यहाँ पे इंडियाज़ 40 नहीं, इंडिया 16 इज एप्लीकेबल, इंडिया 16 इज एप्लीकेबल। ठीक है ना? चलो यहाँ तक का रिविजन हो गया। मैं पूरा कंप्लीट चैप्टर का रिवीजन दे रहा हूँ तुम लोगों को, ताकि तुम ये मेरा लेक्चर देखोगे ना तो पूरा का पूरा चैप्टर तुम्हारे लिए रिवाइज हो जाएगा। नाउ कॉन्सेप्ट 3 में क्या है ना, लिंक ऑफ इंडियाज 40 विथ इंडियाज 116। अभी लिंक एकदम सिंपल है। एक चीज ध्यान में रखना, अगर ऑपरेटिंग लीज पे कोई प्रॉपर्टी दे रखी है, लैंड बिल्डिंग, तो उस पर इंडियाज 40 अप्लाई होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग लीज तो रेंट का मॉडल है। मैंने वो प्रॉपर्टी दी है सामने वाले को यूज़ करने के लिए और मैं रेंट कमाते जाऊंगा। तो जो लेसर है वो उसकी प्रॉपर्टी है, वही ओनर है। लेसर की बुक्स में चले जाओ, इंडियाज 40 अप्लाई कर लो। सो अंडर ऑपरेटिंग लीज लेसर इज द ओनर और ड्यू टू विच लेसर विल अप्लाई इंडियाज 40। लेकिन अगर फाइनेंस लीज पे दी है तो चक्कर आ जाता है। फाइनेंस लीज पे ओनर लेसी हो जाता है, क्योंकि हमने प्रॉपर्टी उसको दी है, लास्ट में वो प्रॉपर्टी उसी की हो जाएगी, क्योंकि जो पेमेंट कर रहा है ना वो ईएमआई के फॉर्म में इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल दे रहा है। तो फाइनेंस लीज में किसके बुक्स में जाना चाहिए? सबसे पहले तो ओनर कौन है? फाइनेंस लीज में ओनर लेसर नहीं है, लेसी है। लेसी के बुक्स में जाके देखो, अगर लेसी खुद की बिजनेस के लिए अगर वो प्रॉपर्टी यूज कर रहा है तो इंडिया 16, और लेसी ने कोई आउटसाइड पार्टी को, अगर लेसी ने किसी को भाड़े पे दे दी तो इंडिया 40। बट लेसी की बुक्स में जाना है, लेसर नहीं। सो देख लो, अंडर फाइनेंस लीज लेसी इज एज्यूम्ड ओनर, है ना? तो इफ लेसी विल गिव दिस प्रॉपर्टी फॉर रेंट टू थर्ड पार्टी देन अप्लाई इंडियाज 40। लेकिन इफ लेसी विल यूज द प्रॉपर्टी फॉर हिज ओन बिजनेस देन अप्लाई इंडिया 16। यही लिंक है। हाँ, जो अकाउंटिंग है, रेंट की अकाउंटिंग है और जो लीज की अकाउंटिंग है, डिस्क्लोजर, वो सब इंडिया 16 में। मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ इंडियाज 40 कहाँ पे अप्लाई होगा, किसकी बुक्स में जाने से अप्लाई होगा। अच्छा, अब ये कॉम्प्लेक्स केसेस है, मिक्स्ड केसेस। सर अगर मैंने प्रॉपर्टी नहीं, मैंने कोई मशीनरी लीज पे दे दी, तो मैंने कोई दूसरा इक्विपमेंट लीज पे दे दिया, तो वो इंडियाज 116। लिंक ऑफ इंडियाज 40 विथ इंडियाज 116 लीज अकाउंटिंग के साथ जो लिंक है वो इसीलिए है क्योंकि हमने लैंड या बिल्डिंग लीज पे दी, वहीं पे लिंक हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। बाकी सब एसेट्स के लीज के लिए इंडियाज 116। अच्छा, मिक्स केसेस में देखो क्या था ना, अगर एक प्रॉपर्टी मैं खुद भी यूज़ कर रहा हूँ और मैंने रेंट पे भी दे रखा है, तो फिर कौन सा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अप्लाई करेंगे? अगर दोनों में यूज्ड फॉर बिजनेस पोर्शन और रेंटेड पोर्शन को अगर सेपरेट कर सकते हैं, सेपरेबल का मतलब है सेपरेटली बेचा जा सकता है, सेपरेटली अगर फाइनेंस लीज पे दिया जा सकता है, तो जो पोर्शन हम यूज़ कर रहे हैं उस पे इंडिया 16 और जो हमने रेंट पे दिया उस पे इंडियाज 40। लेकिन अगर सेपरेबल नहीं है तो पूरे पोर्शन पे इंडिया 16, दैट इज ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर आवर ओन बिजनेस। ठीक है ना? आगे, अच्छा इसमें एक केस ऐसा भी हो सकता है, अगर मैंने 90% प्रॉपर्टी रेंट पे दी और 10% में यूज कर रहा हूं तो इंडिया 40 अप्लाई कर देना पूरे में, तो फिर इंडिया 16 अप्लाई नहीं। सिग्निफिकेंट पोर्शन अगर मैं मेरे बिजनेस के लिए यूज कर रहा हूं, सिग्निफिकेंट का मतलब है 50-50 नहीं है। अब ये जजमेंटल इश्यू है, ये जजमेंटल है कि अगर मैंने मेरा मेन इंटेंशन रेंट पे देने का थोड़ा सा पार्ट में यूज कर रहा हूं तो फिर इंडिया 40 अप्लाई कर देना। सेपरेट दो इंडियाज हो तभी अप्लाई हो सकता है जब वो प्रॉपर्टी सेपरेबल हो। सेपरेबल का मतलब है सेपरेटली बेची जा सके। चलो आगे, ट्रीटमेंट
और इंस्टीट्यूट क्या करता है ना, अगर सेपरेबल नहीं है तो इंडिया 16 अप्लाई करता है, इसलिए मैंने नोट्स में वही लिख के रखा है। मैं तो तुमको ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा हूँ। अगर ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू तुम कोई क्लाइंट के यहाँ बैठे हो और वो 90% प्रॉपर्टी रेंट पे है, खाली 10% खुद के यूज़ के लिए, तो फिर पूरे पे इंडिया 40 अप्लाई कर देना, अगर सेपरेबल नहीं है तो। सेपरेबल नहीं है तो बाकी इंस्टीट्यूट क्या करता है, ऐसे क्वेश्चंस ही नहीं बनाता, वो इसी टाइप के क्वेश्चंस बनाता है जहाँ पे प्रॉपर्टी अगर सेपरेबल नहीं है तो इंडिया 16 अप्लाई करो। सो ट्रीटमेंट ऑफ मिक्स्ड प्रॉपर्टी, इफ एनी प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर रेंटल एज वेल एज यूज्ड फॉर ओन बिजनेस, then it will be considered as a mixed property, and following two situations arise. If mixed property can be separated from the point of view of use and let out, then respective portion will be covered under respective Indias, that is for use portion 16 India 16 and let out portion 40. लेकिन अगर separable नहीं है, if use portion and let out portion cannot be sold separately, then it will be considered as India 16. तो दो अलग अलग अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यूज नहीं कर सकते हम लोग। हाँ, ये क्या लिखा है भाई, इफ यूज पोर्शन है और लेट आउट पोर्शन कैन बी सोल्ड सेपरेटली, तो हम लोग बोल सकते हो सेपरेबल है, तो वो अलग अलग स्टैंडर्ड में डील हो सकता है। लेकिन इफ मिक्स प्रॉपर्टी, देख लो यहाँ पे क्या लिखा है, कैन नॉट बी सेपरेटेड, देन अप्लाई इंडिया 16। ये लो, फिर आ गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अरे कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में क्या करने का, अगर होल्डिंग ने सब्सिडरी को दी या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दी और वो ग्रुप में यूज हो रहा है, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो जो रेंट पे दे रहा है वो दिखाएगा, वो इंडियस 40 अप्लाई करेगा। लेकिन जब कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनेंगे तो बोलेंगे हमारी प्रॉपर्टी हम यूज कर रहे हैं, सो इंडियस 16। होल्डिंग ने सब्सिडरी को दी या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दी और विद इन द ग्रुप यूज हो रहा है, तो सीएफएस में इंडिया 16, सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में इंडिया 40। लेकिन होल्डिंग ने सब्सिडरी को दी या सब्सिडरी ने होल्डिंग को दी और दोनों में से किसी ने भी कोई आउटसाइड पार्टी को रेंट पे दे दी, तो सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंडिया 40 और सीएफएस में भी बोलेंगे हमारा एसेट हमने किसी और को दिया। सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंडिया 40 और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट में भी इंडिया 40। ये हो गया। रिगार्डिंग एंसिलरी सर्विसेज, अगर मैंने मेरी दुकान के साथ, मेरे मॉल में मैंने दुकान के साथ मैंने शॉप रेंट पे दी है, मेरे को रेंट मिलता है उससे, लेकिन साथ में सिक्योरिटी गार्ड सर्विस, लिफ्ट, एस्केलेटर्स, क्लीनिंग सर्विस, ये सब भी मैं दे रहा हूँ, प्रोवाइड कर रहा हूँ, तो ये बहुत इनसिग्निफिकेंट सर्विसेज है। इसके वजह से इंडियस 40 का कोई क्लासिफिकेशन नहीं बदल जाएगा, इंडियस 40 है, इंडियस 40 ही अप्लाई होएगा। लेकिन होटल इंडस्ट्री में जो रूम रेंट पे देते हैं ना, वहाँ पे इंडियस 40 नहीं है। होटल इंडस्ट्री में उनका रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस है, कोई भी कस्टमर आएगा रूम रेंट पे लेगा, उसको रूम सर्विस भी दी जाएगी, उससे जो रेंट भी आएगा, रूम सर्विस का पैसा आएगा, ये सब इंडिया 16 अप्लाई होगा, बिकॉज वो उनका रूटीन कोर्स ऑफ बिजनेस है। ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी यूज फॉर ओनर्स ओन बिजनेस, उनका बिजनेस है। सो होटल इंडस्ट्री में ये एप्लीकेबल नहीं है। फिर मैंने क्वेश्चंस करवाए थे काफ़ी सारे, ये सारे क्वेश्चंस तुमको रिवाइज करने हैं अच्छे से, प्रैक्टिस करने, ओनली प्रैक्टिस कैन मेक यू परफेक्ट, यू कैन नॉट ब्लेम एनीवन। तुम अपने आप को ही ब्लेम करोगे अगर मार्क्स नहीं आएगा। अच्छा, रिकॉग्निशन, इनिशियल रिकॉग्निशन ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। पहले अगर मैं बात करूं लेसर की, ऑपरेटिंग लीज में हम लोगों का ओनर होता है, ऑपरेटिंग लीज में ओनर कौन होता है, लेसर होता है। अगर ऑपरेटिंग लीज की बात करें तो एक्विजिशन बाय फुल पेमेंट, एक्विजिशन बाय डिफर्ड पेमेंट एंड एक्सचेंज ऑफ एसेट, ये तीन सिचुएशन आएगी इनिशियल रिकॉग्निशन के लिए, फर्स्ट टाइम रिकॉर्डिंग के लिए। अगर बात करेंगे एक्विजिशन बाय फुल पेमेंट, तो परचेज प्राइस ले लेना, इसके साथ नॉन रिफंडेबल ड्यूटीज एंड टैक्सेस ऐड कर दो, और भी कोई एक्सपेंसेस लाइक परचेज के लिए ब्रोकरेज हमने दिया है, या फिर एनी अदर एक्सपेंसेस which is required to make the property ready for rent, that is initial development expenses like wooden work, flooring, ये कोई भी खर्चा किया ना कि रेंट पे देने लायक बनाने के लिए, वो सब ऐड करोगे और कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मिल जाएगा और एंट्री पास करेंगे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी टू बैंक। लेकिन इसमें कोई एडवर्टीजमेंट का खर्चा, कोई ओपनिंग सेरेमनी का खर्चा, ये सब नहीं ऐड कर देना प्लीज़। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिया है, देखो, प्रमोशनल एक्सपेंसेस है, दैट इज़ एडवर्टीजमेंट,
कोई सेरेमनी है फॉर ऑपरेशन, डे टू डे सर्विसिंग एक्सपेंसेस, ये ऐड नहीं कर देना है. यू शुड नॉट ऐड ऑल दिस एक्सपेंसेस. ये सब सीधा सीधा पीएनएल में ले जाना है. सो ये परचेज प्रॉपर्टी के लिए, परचेज बाय फुल पेमेंट. हाँ, अगर डिफर्ड पेमेंट कर रहे हैं तो डिफर्ड पेमेंट के लिए हायर परचेज वाला ट्रीटमेंट. जो इंटरेस्ट पार्ट है वो पीएनएल में जाएगा. डिफर्ड पेमेंट, जो भी पेमेंट किया ना उसको डिस्काउंट करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, जो प्रेजेंट वैल्यू है उसका टोटल मार लो. प्रेजेंट वैल्यू का टोटल है, दैट इज द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. देख लो यहाँ पे ये पेमेंट है, ये इंटरेस्ट है, ये हटा दिया डिस्काउंट करके, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का कॉस्ट है. इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट दिस प्राइस. और इंटरेस्ट क्या क्या करेंगे, इंटरेस्ट जाएगा पीएनएल में, इंटरेस्ट विल बी ट्रांसफर टू पीएनएल. और अकाउंटिंग कैसे, वही हायर परचेज वाली अकाउंटिंग, लीज अकाउंटिंग, हायर परचेज वाली अकाउंटिंग. फिर उसके बाद में आ जाता है एक्सचेंज ऑफ एसेट्स. एक्सचेंज ऑफ एसेट्स में दो सिचुएशन बताई थी. अगर कमर्शियल सब्सटेंस है या ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस. इफ ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस और इफ ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस. अगर ट्रांजैक्शन लैक्स कमर्शियल सब्सटेंस तो न्यू एसेट टू ओल्ड एसेट एट बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट. न्यू एसेट टू ओल्ड एसेट एट बुक वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट. बट इफ ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, द न्यू एसेट टू ओल्ड एसेट, लेकिन एट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट. फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट, जो ओल्ड एसेट है उसकी फेयर वैल्यू, आज के डेट में जो मार्केट वैल्यू है, वो आउटगोइंग एसेट की जो फेयर वैल्यू होगी वो इनकमिंग एसेट के एसेट का कॉस्ट बनेगा. सो इनकमिंग एसेट अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू ऑफ ओल्ड एसेट एंड टू आउटगोइंग एसेट, और आउटगोइंग एसेट की फेयर वैल्यू और बुक वैल्यू का डिफरेंस है वो प्रॉफिट लॉस. ये मान के चलो व्हेन ट्रांजैक्शन हैज कमर्शियल सब्सटेंस, पुराना वाला एसेट कैश में बेच दिया, तो पहले तो कैश में बेचने की एंट्री बना लो रफ में. सपोज पुराना वाला एसेट 10,000 का है, 12,000 में बिक गया, तो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 12,000 टू ओल्ड एसेट 10,000 टू प्रॉफिट लॉस 2,000. और फिर वो जो कैश बैंक है ना, उसको कैश बैंक को कट करके लिख दो न्यू एसेट. बराबर ना, 12,000 उसका जो कैश आया था उसी से नया एसेट खरीदेंगे. सो इंस्टेड ऑफ कैश बैंक मैं बोलूंगा न्यू एसेट अकाउंट डेबिट 12,000 टू ओल्ड एसेट 10 टू प्रॉफिट और लॉस 2,000. समझा क्या नहीं? तुम एंट्री कैश की पास कर लो, फिर कैश को कट कर दो और उसके जगह पे न्यू एसेट का नाम लिख दो. इट इज एज सिंपल एज दिस. आउटगोइंग एसेट की फेयर वैल्यू पे, आउटगोइंग एसेट की फेयर वैल्यू पे इनकमिंग एसेट बुक होएगा. इसमें बहुत सारे एग्जांपल्स दिए क्लैरिटी के लिए, वो एग्जांपल्स देख लेना. आई हैव गिवन 7 to 8 एग्जांपल्स. फिर उसके बाद एक्सचेंज ऑफ एसेट्स खत्म, तो इनिशियल रिकॉग्निशन एक्चुअल ओनर की बुक्स का खत्म हो गया. एज्यूम्ड ओनर, इनिशियल रिकॉग्निशन इन द बुक्स ऑफ एज्यूम्ड ओनर, दैट इज लेसी. अरे वो कुछ नहीं है, वो केस में क्या करने का, लेसी जो पेमेंट करने वाला है ना लीज रेंटल्स, उसको डिस्काउंट करो, उसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालो, और जो प्रेजेंट वैल्यू निकाल के जो भी कॉस्ट आएगा दैट इज नथिंग बट एसेट टू लेसर. सिंपल है. इंटरेस्ट विल गो टू पीएनएल. जैसा डिफर्ड पेमेंट है वही है, ये डिफर्ड पेमेंट वाला ही केस, ये डिफर्ड पेमेंट वाला ही केस है. फाइनेंस लीज इज लाइक डिफर्ड पेमेंट ओनली. ना सब्सिक्वेंट रिकॉग्निशन में क्या है, अगर डे टू डे सर्विसिंग कॉस्ट है तो वो पीएनएल में चला जाएगा. लेकिन कोई स्पेयर पार्ट निकाला, उसके जगह पे नया पार्ट ऐड किया, तो जो पुराना पार्ट निकाला ना उसकी बुक वैल्यू हटा दो और नए पार्ट का जो कॉस्ट लगा वो ऐड कर दो. एंड उसका डेप्रीसिएशन चार्ज करना बाय कंपोनेंट बेस्ड डेप्रीसिएशन मेथड. कंपोनेंट बेस्ड डेप्रीसिएशन मेथड, इस पर भी क्वेश्चंस करवाया है मैंने, तो वो हिसाब से सॉल्व करना. देखो ना, एग्जिस्टिंग कैरिंग अमाउंट जो भी है इसमें से डी रिकॉग्नाइज द कैरिंग अमाउंट ऑफ रिप्लेस पोर्शन प्लस रिकॉग्नाइज न्यू कॉस्ट. और ये मैंने कंपोनेंट बेस्ड डेप्रीसिएशन से एक प्रॉब्लम भी सॉल्व करवाया था. सो दिस इज डन. अब इसके बाद मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी. सर व्हाट इज दिस मेजरमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी? शोइंग द इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन बैलेंस शीट. बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, तो बैलेंस शीट में हम शो करेंगे ओरिजिनल कॉस्ट माइनस आज तक का डिप्रीसिएशन. लेकिन डिप्रीसिएशन चार्ज करने के बाद अगर उसकी फेयर वैल्यू बुक वैल्यू से कम है, सपोज 1 लाख इज द कॉस्ट, 10,000 डिप्रीसिएशन, तो बुक्स में वैल्यू है 90, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 80,000 ही है,
तो जो फर्दर 10,000 है उसको बोलते हैं इम्पेयरमेंट लॉस, वो भी बुक करना, लेस फ्रॉम एसेट पी एन एल डेबिट, डेप्रीसिएशन कहता राइट। और जो नेट कैरिंग अमाउंट है वो बैलेंस शीट में शो होगा। सर वैल्यू बढ़ गई तो, वैल्यू बढ़ गई तो अपवर्ड, उसको रिवैल्यूएशन बोलते हैं, वो हम लोग नहीं शो कर सकते। रिवैल्यूएशन कैन नॉट बी शो। इंड एस 40 बोलता है अपवर्ड रिवैल्यूएशन इसमें अलाउड नहीं है। तो फिर क्या करने का, आप नोट्स टू अकाउंट्स में मेंशन कर सकते हो। नोट्स टू अकाउंट्स में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू कितनी लिख सकते हो, लेकिन बैलेंस शीट में हम लोग अपवर्ड वाला काम नहीं कर सकते। इंपेयरमेंट शो करते जस्ट फॉर प्रूडेंस पर्पस, कंजर्वेटिज्म प्रूडेंस के लिए। तो ये सब मैंने यहाँ पे बता रखा है। और ये कौन करेगा, वैल्यूएशन कौन करेगा, ये कंपिटेंट वैल्यूअर करेगा, एक्सपर्ट वैल्यूअर्स, जो लोग ये फील्ड में वैल्यूएशन का ही काम करते हैं। और वैल्यूएशन के लिए एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, इंडिया 113। सो इफ मार्केट वैल्यू, फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिकम्स लेस देन कैरिंग अमाउंट, देन वी शुड प्रोवाइड फॉर impairment loss and it will be written off to P&L. If market value becomes higher than carrying amount, then appreciation in value should not be brought into accounts, but fair value should be reported in notes to accounts. ये notes to accounts में show करना है। और ये measurement जो है, ये fair value, measurement of fair value is based on procedures specified in Ind AS 113. इंडिया 13 के हिसाब से एक सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोसीजर ये है कि जब मैं एक प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू निकालता हूँ तो फिर पूरे प्रॉपर्टी की फेयर वैल्यू आ गई तो अलग से ये नहीं बोल सकते पार्किंग का इतना पैसा, लिफ्ट का इतना, ऑल इंटीग्रल पार्ट्स आर इंक्लूडेड। सो डू नॉट काउंट इंटीग्रल एसेट्स एडिशनली सच ए लिफ्ट, पार्किंग एरियाज एटसेट्रा। समझा क्या नहीं, ये सब एक साथ आ जाएगा। और अगर रिलायबल एस्टिमेट नहीं निकाल पा रहे तो उसका रीजंस बताना पड़ेगा, और कंपिटेंट वैल्यूअर से नहीं कराया तो उसका भी रीज़न बताना पड़ेगा कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का रेट्स अवेलेबल था सब जगह पे, इसलिए वैल्यूअर को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी। लास्ट है ट्रांसफर्स, ख़त्म होने आ गया। ट्रांसफर्स में क्या करना है, ट्रांसफ़र में अगर प्रॉपर्टी में यूज़ कर रहा था और अब भाड़े पे देना चाहता हूँ तो वो ट्रांसफ़र केस बनता है इंडिया 16 से इंडिया 40। या मैं बिल्डर हूँ, मैं प्रॉपर्टी बेचने के लिए रखा हूँ लेकिन अब मैं उसको भाड़े पे देना चाहता हूँ तो इंडिया 2 से बन गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। या फिर भाड़े पे दी हुई प्रॉपर्टी को अब मैं यूज़ करना चाहता हूँ तो इंडिया 40 से इंडिया 16। या मैं बिल्डर हूँ, मैंने एक प्रॉपर्टी भाड़े पे दे रखी थी लेकिन अब मैं बेचना चाहता हूँ इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, तो वो इंडिया 40 से कन्वर्ट होकर बन गई इंडिया 2। तो ये सारे जो एग्जाम्पल्स है ये ट्रांसफ़र के केसेस के, कोई जर्नल एंट्री नहीं चाहिए। जिस दिन ट्रांसफ़र किया उस दिन की जो कैरिंग अमाउंट है उस पर ट्रांसफ़र होगा, और ट्रांसफ़र होने के बाद में फिर न्यू इंडियास अप्लाई हो जाएगा, फिर अकाउंटिंग न्यू इंडियास के हिसाब से। ट्रांसफ़र करने में सिर्फ बैलेंस शीट में हेडिंग चेंज होगा, क्लासिफिकेशन चेंज होगा, कोई जर्नल एंट्री नहीं पास करनी है। और उस दिन वो एसेट की जो कैरिंग अमाउंट हमारे पास पड़ी है ना, वही कैरिंग अमाउंट पे हम ट्रांसफ़र करेंगे, हम लोग वही कैरिंग अमाउंट पे उसको ट्रांसफ़र करेंगे, ठीक है ना। सो रूल्स फॉर ट्रांसफ़र देखो दे रखा है मैंने, रूल्स फॉर ट्रांसफ़र मैंने दे रखा है। देयर विल बी नो जर्नल एंट्री फॉर दिस ट्रांसफ़र बट चेंजेस इन डिस्क्लोजर विल बी मेड, changes in disclosure will be made and transfers should be made out at carrying amount which is maintained in the books prior to such transfer, है ना, जो कैरिंग अमाउंट है। और एक बार ट्रांसफ़र हो गया फिर एज पर द न्यू इंडियाज, जो भी इंडियाज में ट्रांसफ़र किया है ना उसके हिसाब से, जैसे अगर ट्रांसफ़र हो गया इंडिया 16 बन गया तो अपवर्ड रिवैल्यूएशन अप्लाई हो सकता है, क्योंकि इंडिया 16 प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट में अपवर्ड डाउनवर्ड दोनों चलता है। या इन्वेंट्री बन गई तो कॉस्ट और एनआरवी विच एवर इज लो। फिर ट्रांसफ़र तो कैरिंग अमाउंट पे करना, उसके बाद में आगे की अकाउंटिंग, बट ट्रांसफ़र वाले दिन जो ट्रांसफ़र होगा वो कैरिंग अमाउंट पे होगा। इस पर भी मैंने एग्जाम्पल्स करवा रखे हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, ये सब एग्जाम्पल्स करवा रखे, तुमको करना ही चाहिए। डिस्पोजल ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, डिस्पोजल में क्या है, अगर ओनरशिप थी और डिस्पोज किया तो जो नेट सेलिंग प्राइस आता है ना बेचने के टाइम पे कमीशन वमीशन माइनस करके उसको कंपेयर करने का बुक वैल्यू से जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट लॉस। लेकिन अगर फाइनेंस लीज का डिस्पोजल है तो लेसी अकाउंट डेबिट फेयर वैल्यू दैट इज प्रेजेंट वैल्यू ऑफ मिनिमम लीज रेंटल्स टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बुक वैल्यू, जो डिफरेंस आएगा वो प्रॉफिट लॉस।
सो फेयर वैल्यू एंड बुक वैल्यू डिफरेंस विल बी ट्रांसफर टू प्रॉफिट लॉस। और डिस्पोजल बाय डिफर्ड कलेक्शन है तो हायर परचेज में सेलर की बुक्स और कुछ नहीं। मैं इतना ही बोलूँगा, हायर परचेज में सेलर की बुक्स। मैं हमेशा हायर परचेज को बहुत इंपॉर्टेंस देता हूँ सीए फाइनल के लिए, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट है भाई। हायर परचेज में जो सेलर की बुक्स है ना, वो डिस्पोजल बाय डिफर्ड कलेक्शन बेसिस, वही एंट्रीज है, सेम टू सेम, सब कुछ वही है। फिर डिस्पोजल के बाद डिस्क्लोजर आ गया। डिस्क्लोजर तो मैं हमेशा बोलता हूँ ऑडिट रिक्वायरमेंट है। सो मेरे तरफ से इंड AS 40 का रिवीजन डन है। सो ये कंप्लीट रिवीजन मैंने कर दिया है, और मैं चाहता हूँ कि रिवीजन जो हो है कम से कम टाइम में मैं एक रिकैप करके दे दूँ, ताकि तुम लोग एक बार ये पूरा देख लो तो सारे के सारे पॉइंट्स हो जाए। एक्चुअली ये सब काम तुमको करना चाहिए, बट कुछ स्टूडेंट्स मेरे को सजेस्ट करते सर ये भी आप ही बना के दे दो, इसलिए मैं बना के दे देता हूँ। चलो दैट्स इट, आई विल स्टॉप इट हियर। बाय बाय, कीप स्टडिंग।